हेलो एवरीवन, ये थर्ड डिटेल लेक्चर सीरीज़ है और इस सीरीज़ में हम आज बिजोलिया शिलालेख के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिजोलिया शिलालेख जो कि 1177 ईस्वी का है और बिजोलिया को ऊपरमाल के नाम से भी जाना जाता है। संस्कृत में ऊपरमाल का मतलब जो है उत्तम शिखर होता है। ये थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ है और काफ़ी फैक्चुअल, कभी कभार इनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिजोलिया का दूसरा नाम क्या है और इसको संस्कृत में क्या कहा जा सकता है। अब इसी सीरीज़ में हम स्टार्ट करते हैं कि बिजोलिया शिलालेख को चौहान वंश से रिलेट करके कैसे पढ़ा जाए और क्यों इम्पोर्टेंट है कि बिजोलिया शिलालेख को हम चौहान वंश में पढ़ रहे हैं अभी। तो उसका रीज़न ये है, थोड़ा डिटेल में इसको बात करेंगे। वो यह है कि भीलवाड़ा में बिजोलिया के पार्श्वनाथ मंदिर, दिगंबर जैन लोलार्क। अब पार्श्वनाथ जी आपको पता है कि जैनों के 23वें तीर्थंकर थे। जैनों के 23 जो भगवान हुए ये। और इसी सीरीज में पीछे की साइड अगर हम चलते हैं तो दिगंबर जैन जो हुए, ठीक है। दिगंबर जैन वे होते हैं कि वे सन्यासी जो कपड़े नहीं पहनते, दिगंबर जैन कहलाते हैं। और श्वेतांबर जो आपके श्वेत वस्त्र धारण करते हैं वे श्वेतांबर कहलाते हैं। तो पार्श्वनाथ जी 23वें तीर्थंकर हुए। और इसी सीरीज में जब पीछे की साइड चलते हैं तो दिगंबर जैन लोलार्क हुए। तो उस समय भीलवाड़ा में बिजोलिया जो कस्बा है, ठीक है, वहाँ एक मंदिर है और उस मंदिर की परिसर में एक काफ़ी बड़ी दीवार है। उस पर चौहानों के बारे में कुछ डिटेल चीज़ें लिखी गई है, जिनसे जो राइटर हुए और जो लेखक हुए प्रोफेसर दशरथ शर्मा हुए, तो उन्होंने कुछ चीज़ों का पता लगाया है कि क्या ये चौहान वंश से रिलेट करते हैं उस समय, ठीक है। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को जानते हैं कि हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ बात करते हैं कि इस अभिलेख के अनुसार कुछ चीज़ों का पता चलता है हमें, और वो कुछ चीज़ें इस प्रकार है जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, ठीक है। तो चौहान वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे। चौहान वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे। ये बात कैसे पता चली कि चौहान वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे? तो जो कि इतिहासकार हुए दशरथ शर्मा, उन्होंने इस अभिलेख में शिलालेख में पढ़ा कि यहाँ लिखा हुआ था विप्रय श्रीवस्त्र गोत्रभूत है। तो उसके आधार पर इन्होंने कहा कि जो चौहान थे वो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे। वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण कराया था। वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण कराया था। तो यहाँ अचानक ये वासुदेव कैसे आ गए, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा डिटेल ये जान लेते हैं कि चौहान जो हुए उसी वक्त जो ये मंदिर था, शिलालेख था इस पे, तो वो बन रहा था। तो उस समय तो राजा हो गए लोलार्क, और उस समय जैन तीर्थंकर तो हो गए पार्श्वनाथ, और उनसे पहले जो थे जैन दिगंबर जैन लोलार्क हुए। तो लोलार्क के समय जो राजा थे वो चौहान वंशी राजा थे। और चौहानों में भी आपने सुना होगा पृथ्वीराज चौहान, जिनके पिता सोमेश्वर, ठीक है, उनके पिता हुए सोमेश्वर। तो उसी सीरीज में सोमेश्वर की जो पीढ़ियाँ थी राजा की, उनमें हुए एक वासुदेव। तो उन्हीं वासुदेव की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि जो वासुदेव हुए उन्होंने ही सांबर झील का निर्माण करवाया था। अब इस अभिलेख में क्या चीज़ें और पता चलती है शिलालेख से हमें? इसमें हमें ये पता चलता है कि जैन और शिव की जानकारी मिलती है। अब जैन की कैसे जानकारी मिलती है, शिव की कैसे जानकारी मिलती है? तो ये जानकारी ये मिलती है कि जैनों के मंदिर कहाँ कहाँ बने हुए हैं। शिव जो भगवान शिव हैं, ठीक है, तो शैव तीर्थंकर बोल सकते हैं तीर्थ, तो वो कहाँ कहाँ बने हुए हैं, तो उसकी जानकारी भी हमें इस अभिलेख से या शिलालेख से मिलती है। इस शिलालेख में ये भी बात
लिखी गई है कि राजस्थान का प्राचीन नाम क्या था। ठीक है। और इसी शिलालेख में ये भी लिखा हुआ है कि विग्रहराज चतुर्थ ऐसे राजा हुए उस समय जिन्होंने दिल्ली पर विजय प्राप्त की थी। ये बात इस शिलालेख में उत्कीर्ण है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि जैसा मैंने कहा कि पृथ्वीराज के जो पिता हुए सोमेश्वर, तो उसी समय सोमेश्वर ने एक गांव दान में दिया था जिस गांव का नाम था रेवणा। अब रेवणा गांव दान में देने से क्या फ़ायदा हुआ मंदिर को, तो वो चीज़ हम यहाँ देखेंगे। इस मंदिर में रेवणा गांव दान देने का क्या फ़ायदा हुआ, क्या बेनिफिट हो रहा है और ये कहाँ इससे लिंक कर रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया कि सोमेश्वर ने एक गांव दान में दिया, उस गांव का नाम था रेवणा। और उस गांव से जो टैक्स आता था, उस गांव से जो कर आता था पूरे गांव से, ठीक है, वो कर सीधा जाता था इस मंदिर में। और इसी मंदिर में जो कार्य चलता था उसी टैक्स के आए हुए पैसों से इसमें कार्य होता था। ठीक है। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसमें इस अभिलेख में सोमेश्वर का नाम प्रताप लंकेश्वर लिखा गया है। ठीक है। जो सोमेश्वर थे और जो रेवणा गांव जिन्होंने दान में दिया, और वो टैक्स रेवणा गांव से आकर इस मंदिर में लगता था, तो सोमेश्वर उस समय राजा का नाम ना लिखकर इन्होंने इस शिलालेख में प्रताप लंकेश्वर ही उनको नाम दिया गया। और इस अभी शिलालेख में ये उत्कीर्ण है कि प्रताप लंकेश्वर जो थे सोमेश्वर हैं। ठीक है। दूसरी बात ये कि संस्कृत भाषा में है ये शिलालेख लिखा हुआ है और इसमें 93 पद लिखे हुए हैं। ओके। इस शिलालेख में निम्न व्यवस्थाओं की जानकारी भी मिलती है। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है आपको नोट्स वगैरह में तो इतना डिटेल से नहीं मिलेगा, पर राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक है उसमें ये मिल जाएगा आपको। अगर आप चीज़ों को और डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, मेंस के अकॉर्डिंग आप कुछ लिखना चाहते हैं इसके अंदर, ऐसा कि आपका अगर 100 मार्क्स का क्वेश्चन आए या 50 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो आप चीज़ों को डिटेल से अंडरस्टैंडिंग करके इसमें लिख सकें, तो जिस बुक का मैं रेफरेंस दे रहा हूँ अच्छी बुक है और इस बुक को आप पढ़ेंगे तो चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे। अब इसमें लिखा गया है कि इस अभिलेख में निम्न व्यवस्थाओं की जानकारी दी गई है। पहली व्यवस्था कौन सी थी वहाँ पे? कृषि। उस समय किस प्रकार खेती की जाती थी और उस कृषि से कितना बेनिफिट होता था। वहाँ के आपके भीलवाड़ा के जो बिजोलिया के लोग थे उसके बारे में इसमें लिखी गई है कि कृषि में किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई थी। दूसरा, धर्म। किस प्रकार के धर्म उस समय प्रचलित थे, कौन कौन से धर्म को मान्यता मिली हुई थी, तो ये चीज़ें भी डिटेल से उसमें लिखी गई है बिजोलिया शिलालेख में। शिक्षा, किस प्रकार की शिक्षा वहाँ चलती थी, इसके बारे में वहाँ लिखा गया है डिटेल से। अब इस सीरीज़ में लिखा गया है आगे कि जैसे कि मैंने प्रेजेंटेशन में लिखा कि इस शिलालेख में निम्न स्थानों के प्राचीन नाम की जानकारी मिलती है। बिजोलिया, बिजोलिया को विजयवल्ली भी कहते थे। अब ये बात तो कर्नल जेम्स टोड ने भी कहा था कि बिजोलिया का जो शुद्ध नाम था विजयवल्ली था, और इस शिलालेख में मोरझरी और अहेच्छापुर भी लिखा गया है। तो कर्नल जेम्स टोड ने भी बिजोलिया का शुद्ध नाम विजयवल्ली बताया था। तो ये चीज़ तो आप कर्नल जेम्स टोड से रिलेट करके याद रख सकते हैं कि बिजोलिया का जो प्राचीन नाम था विजयवल्ली था, और ये बात कर्नल जेम्स टोड ने बताई थी कि शुद्ध नाम इसका विजयवल्ली था। ऊपरमाल, जिसको उत्तमाद्री कहते हैं, मांडलगढ़, जिसको मंडलकर कहते थे, सांबर, जो कि शाकंभरी के नाम से जाना जाता था। चूँकि शाकंभरी माता का यहाँ मंदिर है इस वजह से शाकंभरी के नाम से जाना जाता था। नागौर, अहिछत्रपुर, बाडोर जो कि नड्डुल, और भीनमाल को श्रीमाल आप सभी जानते हैं, और जालोर जो कि
नाम था जाबालीपुर। तो इसका डिटेल तो इतना एनालिसिस करेंगे नहीं, क्योंकि क्वेश्चन आपका जो एग्ज़ाम में आता है तो अगर वो प्राचीन नाम पूछता है तो ये जो नाम है इनसे मैचिंग करवाएगा। बाकी अगर ऐसे डिटेल से आप पढ़ेंगे कि जो जालोर है वो जाबालीपुर के नाम से ही क्यों जाना जाता है, तो उसका रीज़न तो यहाँ था कि यहाँ एक जाबाली ऋषि रहते थे, तो उसी रीज़न से इसे जाबालीपुर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं सीरीज में और कुछ चीज़ें देखते हैं कि इस अभिलेख के अनुसार प्रशासनिक विभाजन कैसा था, किस तरीके से प्रशासनिक विभाजन किया जाता था। जो सबसे छोटी इकाई होती थी उसे ग्राम के नाम से जानते थे, जो कि गांव कह सकते हैं आप। 2 गांव या 3 गांव जब मिलकर एक समूह बनाते हैं तो उसे पल्ली कहते थे उस वक्त। ठीक है, तो सबसे छोटी इकाई आपका ग्राम हो गया, गांव हो गया, उससे बड़ी पल्ली हो गया। तीसरे नंबर पे जो आपके पल्ली से भी बड़ा पुर और उनसे भी बड़ा जो है पतन, वो इनसे मिलकर देश नाम से जाना जाता था। तो सीक्वेंस में आप नीचे से ऊपर तरीके से भी याद रख सकते हैं या ऊपर से नीचे वाले तरीके से भी याद रख सकते हैं कि ग्राम, पल्ली, पुर, पतन, देश। अब इस शिलालेख में कुछ इम्पोर्टेंट बातें ये है कि थोड़ी डिटेल से अगर इसमें बात करें तो आपका जो बिजोलिया शिलालेख है उसके रचनाकार कौन हुए थे, तो बिजोलिया शिलालेख के रचनाकार गुणभद्र हुए थे। लेखक उस समय जो थे केशव थे और उत्कीर्णक जो कि गोविंद थे। ठीक है, तो इसमें आपका रचयिता का नाम गुणभद्र आ गया, लेखक केशव थे, ये कायस्थ जाति के थे। ठीक है, तो इनका हम ये भी कह सकते हैं कि लेखक कायस्थ केशव थे। और इससे ये बात स्पष्ट होती है, क्लियर होती है कि 12वीं आपकी जो ईस्वी है एडी है उसमें कायस्थ जाति विशेष नहीं होकर लेखक की पदवी पर आसीन थी, यानी एक विशेष जाति नहीं थी ये कायस्थ, ये एक लेखक के रूप में वहाँ कार्य कर रही थी उस वक्त जो थी। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कायम रासो, जैसे मैंने लास्ट सीरीज़ में आपसे कहा था कि कायम रासो के बारे में थोड़ा डिटेल स्टडी करेंगे। तो कायम रासो जो क्या आप सभी को पता है, ये एक पुस्तक फतेहपुर के नियामत खान द्वारा लिखी गई है। कायम रासो जो कि फतेहपुर के नियामत खान के द्वारा लिखी गई है। अब नियामत खान को जान कवि के नाम से भी जानते हैं, इनकी जो अधिकतर कविता हैं वो जान के नाम से लिखी गई है, तो इन्हें जान कवि के नाम से भी जाना जाता था। अब मैंने यहाँ गोगा जी और करम सिंह चौहान के बारे में कुछ लिखा हुआ है, तो इसका मैं आपको अगर लिंक करवाऊँ तो वो यह है कि जैसे गोगा जी, तो गोगा जी आपके जो एक स्थान है ददेरवा जो कि चूरू में है, तो गोगा जी चौहान वंशीय थे। और जैसे जैसे इनकी पीढ़ियाँ बीतती गई और इन्हीं पीढ़ियों में जो नेक्स्ट आए वो आए थे करम सिंह चौहान। तो बाद में करम सिंह चौहान ने जो कि मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया और बाद में उनका उपनाम या दूसरा नाम जो कह सकते हैं वो था कायम खान। ठीक है, तो अब कायम खान हम इस वजह से ये कह रहे हैं कि कायम रासो का लिंक कहीं ना कहीं कायम खान से है, और कायम खान के पूर्वज हम कहें तो वो चौहान हुए। और जैसा कि हम सीरीज़ में पहले पढ़ चुके हैं कि चौहान वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे, यानी चौहानों के भी पूर्वज ब्राह्मण थे। ठीक है, और ये बात इस शिलालेख में लिखी गई है कि जो भी चौहान थे वो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे। तो कायम खान जो थे उनका पहले का नाम करम सिंह चौहान था, और ये चौहान पीढ़ी की सीरीज में ही जो गोगा जी हुए, ठीक है, इनके वंशज थे। तो गोगा जी के अधिकतर आप लोगों ने देखा होगा कि जो जातियां हैं, मुस्लिम जाति और हिंदू जाति मंदिर में आते हैं, तो उसका रीज़न भी हम ये कह सकते हैं कि गोगा जी
एकमात्र ऐसे राजा हुए उस वक्त जो कि चौहान वंश से थे और इनकी पीढ़ी आगे कायम खान जैसे मुस्लिम में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो ये तो था आपका कायम रासों से रिलेटेड जो भी एक लिंक है, एक बुक के बारे में डिटेल है। ठीक है, तो वहाँ हम ये चीज़ें आगे और भी देखेंगे, हर एक बुक के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे कि उस बुक में क्या लिखा गया है और उस बुक में क्या इम्पोर्टेंट है जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। आपसे बस इतना पूछा जाएगा कायम रासों के राइटर कौन है या जानकवि किस राइटर को कहा जाता है। अब इसी सीरीज़ में मैं बताना भूल गया कि ये जो फतेहपुर है, तो फतेहपुर के नवाब या ये कह सकते हैं कि जो आपके फतेहपुर एक जगह पड़ती है सीकर में, तो उस समय थे नवाब। तो नवाबों में ही आ जाता है कायम खान, और कायम खान ने जो कि कोई युद्ध वगैरह लड़ा होगा उस वक्त, तो फतेहपुर जीता था। और ये बुक रिलेट करती है उन चीज़ों को आगे जो हम आगे और भी टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अब उत्पत्ति स्थान चौहानों का सपालदक्ष है और सांबर झील के चारों ओर का क्षेत्र है ये। अब ये जो सांबर झील के चारों ओर का क्षेत्र आप सभी को पता है, ये जयपुर में अभी स्थित है। तो रामकर्ण आसोपा, सूर्या बाय मिस्टेक रामकर्द आसोपा हो गया है, इनका नाम जो एक्चुअल में है रामकर्ण आसोपा। तो इन्होंने कहा है कि चौहान सांबर झील के चारों तरफ रहते थे और इनकी प्रारंभिक राजधानी अहिछत्रपुर थी जो कि नागौर थी। और नागौर वाला जो अपन ने डिस्कस कर चुके हैं पहले कि नागौर का प्राचीन नाम अहिछत्रपुर था। तो रामकर्ण आसोपा कहते हैं कि सांबर झील के चारों तरफ ये लोग रहते थे और इनकी राजधानी अहिछत्रपुर थी। तो चौहानों की रियासतें निम्न थी। तो पहली जो हम आगे डिस्कस करेंगे, चौहान कहाँ के पढ़ने वाले हैं। चौहान हम सबसे पहले सांबर के पढ़ने वाले हैं, देन रणथंभौर के पढ़ने वाले हैं, उसके बाद नाडोल के पढ़ने वाले हैं, फिर जालोर, सिरोही, बूंदी और कोटा। ठीक है, तो रामकर्ण आसोपा ने तो ये कह दिया कि सांबर के चारों ओर जो भी लोग रहते थे वो सभी चौहान वंशीय थे। अब चौहान रामकर्ण आसोपा ने किस वजह से कहा था, तो उसका रीज़न ये हो सकता है कि जब ये इंडिकेट कर रहे थे कि सांबर झील के चारों ओर यानी चौं ओर करते करते चौहान हो गए। ठीक है, ये इनकी आइडियोलॉजी है कि सांबर झील के चारों ओर रहने वाले लोगों को चौहान कहते थे। ठीक है, तो इस पे आगे थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा कि सांबर झील के चारों ओर रहने वाले लोग ही चौहान हैं। तो आगे काफ़ी बड़ी सीरीज आएगी उसके अंदर, तो रामकर्ण आसोपा का उसमें काफ़ी बातें उन्होंने लिखी है, कुछ बातें कही है चौहानों के बारे में, तो वो भी डिटेल स्टडी हम करेंगे। ठीक है, अब जो हम बात करते हैं कि अजमेर के चौहानों का इतिहास, तो इतना ही। अब नेक्स्ट सीरीज़ में हम बात करेंगे जो कि आपका सीरीज़ 4.0 आएगी, तो उसमें हम स्टार्ट कर देंगे चौहान वंश। और चौहान वंश में भी वो चीज़ें पढ़ेंगे, वो राजा पढ़ेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है प्रशासनिक दृष्टि से, उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों से, और उन्होंने कुछ स्थापत्य में स्पेशल योगदान दिया है। तो वो जो राजा इम्पोर्टेंट है उनसे ही मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनते हैं, तो वो हम यहाँ डिटेल से स्टडी कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद कुछ राजा बचेंगे जो कि इतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं निभाते राजस्थान के इतिहास में, तो उनको सबसे लास्ट में देखेंगे। वहाँ जो इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे तो वो फैक्चुअल क्वेश्चन